दोस्तों नमस्कार। देश में इस वक्त पूरी तरह चुनावी माहौल है। अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। एक तरफ जो मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी खेमा है वह बहुत तेज़ी से इस बात का प्रचार कर रहा है और लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस बार भाजपा की सरकार फिर बन गई यानी मोदी की सरकार फिर बन गई तो इस देश से लोकतंत्र हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह मोदी का चेहरा एक तानाशाह की तरह सामने आ रहा है, उसे स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है यूट्यूब चैनल्स पर पिछले काफ़ी वक्त से। यूट्यूबर्स के खेमे जो राजनीतिक तौर पर जो खबरें दिखाने वाले पत्रकार हैं, वो दो खेमों में शुरू से ही साफ साफ बंटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो खेमा है, जो दूसरा खेमा है, जो ऐसा कहता है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ना ही आज की सबसे ज़्यादा और सबसे अहम ज़रूरत है अगर देश को बचाना है तब। ऐसी स्थिति में हमें कुछ यूट्यूबर्स को सुनना और समझना भी चाहिए कि आखिर उनकी बातों में कितना दम है। ज़ाहिर है चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और अब लोगों का भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ जनता पर है, वोटर्स पे है और अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए तो उसके नतीजों पर है। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो लगातार ये अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, पिछले 10 वर्षों में उसने आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया और जो किया वो सिर्फ़ लुभावने सपने दिखाने का काम किया। जिस तरह से प्रेस की आज़ादी या मीडिया को ख़त्म किया गया, जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगा, जिस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बढ़ने लगा और ऐसी तमाम संस्थाएं ख़त्म होने की कगार पर हैं या फिर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ गई हैं, तो इसकी तुलना इस तरह भी की जा रही कि अगर 2024 में मोदी की सरकार आती है तो कहीं अपने देश की स्थिति भी रूस या उत्तर कोरिया की तरह ना हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में खुद ही पता चल जाएगा, यानी 4 जून के बाद। फ़िलहाल जो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको भी सुनना ज़रूरी है। इनमें से एक जो कि बहुत पॉपुलर हैं यूथ में ख़ास तौर से, ध्रुव राठी, उनका भी एक इंटरव्यू पिछले दिनों आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर रहा। ध्रुव राठी लंबे समय से सरकार की तमाम नीतियों पर अपनी बात तथ्यों के ज़रिए पेश करते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए फैसले पर अपना ज़बरदस्त वीडियो बनाया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। वहीं मोदी को लेकर उन्होंने डिक्टेटर के नाम से एक वीडियो बनाया जिसे काफ़ी चर्चा मिली है। 2024 का इलेक्शन कितना क्रूशियल है, इस बारे में ध्रुव राठी क्या कहते हैं, इसे एक और चैनल देशभक्त ने बहुत ही तरीके से सामने लाया है। 1 घंटे का यह इंटरव्यू है ध्रुव राठी का, लेकिन उसके कुछ हिस्से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। आप ज़रूर सुनिए और बताइए कि आखिर ध्रुव राठी की बातों में कितना है दम और क्या वाकई इस स्थिति में आम लोगों को सोचने की ज़रूरत है या नहीं है। फ़िलहाल अभी इस इंटरव्यू को सुनते हैं और साभार इसे हमने लिया है देशभक्त चैनल से। यह दिलचस्प इंटरव्यू लिया है आकाश बनर्जी ने, जो देशभक्त चैनल चलाते हैं। ये जो डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से? वो थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें ठहराव होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिखा। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई कि मैं भी अपना नॉर्मली एजुकेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश कितने संकट में है आज के दिन, तो मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूँगा तो कब बोलूँगा इसके बारे में। किसी भी और डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर लो आप, जो एक्चुअली में यही चीज़ मैंने उस वीडियो में कही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि देश ऑलरेडी डिक्टेटरशिप बन चुका है, लेकिन जिस
तेजी से चीज़ें होए जा रही हैं। और वो वीडियो तो कितना हो गया, 1.5 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ था, उसके बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे, तो किस बात की इलेक्शन हो रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं है। और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी? क्योंकि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, रशिया में भी होती है। यही चीज़ मैंने कही थी। जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। नवाल्नी के साथ क्या हुआ था आपने देखा है। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। वाले तो ये भी कहेंगे, भक्त बनर्जी भी, मैंने उससे पूछा, वो भी ये कहता है कि भाई डिक्टेटरशिप अगर होता तो ध्रुव राठी यहाँ बैठकर डिक्टेटरशिप की बातें ना कर पाता 2 बार। तभी मैंने कहा कि अभी नहीं बना है डिक्टेटरशिप, लेकिन अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कुछ सालों बाद वही हालत होगी। और तब आवाज़ उठाने के लिए का मौका गया, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। हम लोग बचे हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं, हमें भी सेंसर करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर। तो जब बात उन तक पहुंचेगी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा? मीडिया कैप्चर्ड है काफी हद तक, इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जा रही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बहुत लोगों के पास, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटरनेट है, पूरा मीडिया है, वो भी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं ठीक है ध्रुव राठी तुम जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हम और किसको वोट दे सकते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? देखो, ये तो वही बात हो गई जब अगर ब्रिटिश राज था जब देश में, कुछ लोग कहते कि अंग्रेज नहीं तो और कौन। जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर ऑप्शन है। ये मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है, आपका पहला थॉट क्या होगा? उस गाड़ी से बाहर निकलना ना। या फिर आप ये बैठकर सोचोगे यार मेरी गाड़ी पर आग लग गई, लेकिन इफ नॉट दिस कार देन कौन सी गाड़ी भाई? आप ये सोचोगे कि जब आग जल रही हो आपकी गाड़ी में, सबसे पहले आप उस गाड़ी से बाहर निकलोगे और बाद में सोचोगे कि किस और गाड़ी में बैठा जा सकता है। अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीज़ें हैं, उन पर अपना प्रेशर है। तो बचा कौन यहाँ पर? बस हम और आप जैसे लोग बचे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे, देश के नागरिक। और 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सब के लिए, वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। अल्टीमेटली अगर हम एक होकर एक तरफ वोट नहीं करेंगे तो शायद कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं, वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए गवर्नमेंट की सरकार हो। उससे पहले जब जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में थी तब तब कुछ ना कुछ उन्होंने डिक्टेटोरियल करने की कोशिश करी है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हो या राजीव गांधी की हो। तो और ये एक दूसरा परसेप्शन जो लोगों का गलत होता है कि स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी देश में अगर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। तो मैं पूछना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी है कहाँ देश में? आज एक इंसान तो बैठा सब कुछ चला रहा है, ईडी उसके हाथ में, सीबीआई उसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर वहाँ से पड़ता है, कोई इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं। क्या स्टेबिलिटी बची है देश में? किस चीज़ की स्टेबिलिटी बची है? मीडिया को बोलने का हक नहीं बचा। कल को आप क्या कपड़े पहनते हो, आप किस टाइप का खाना खाते हो, किस टाइप की फिल्में देखते हो, ये भी वो ऊपर से बताएगा। कि इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आज़ादी देनी है, कैसे ईडी को आज़ाद करना है सरकार के हाथों से, ये सारे कानून
बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जब आपने जो वीडियो बनाया, बिगेस्ट स्कैम आपने उसको कहा है, मैंने भी एपिसोड्स बनाए हैं, लेकिन ये एपिसोड बनाने के बाद, ये तथ्य रखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद, एसबीआई को इतनी बार खंगालने के बाद, डेटा बाहर निकलने के बाद, आपको लगता है कि इससे इलेक्शन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? अगर लोगों को जागरूक किया गया तो जरूर पड़ेगा। अगर लोगों तक खबरें ही नहीं पहुंचाई गई तो नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सिर्फ हम यहाँ पर 6,000 या 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसलिए छोटी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था, मैंने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा। इसके पीछे कारण ये था कि अगर आप इसके अंदर जाके, क्योंकि ये एक स्कैम नहीं है, ये स्कैमों का भंडार है, अलग अलग छोटे छोटे स्कैम्स, छोटे बड़े स्कैम्स इसके अंदर भरे हुए हैं। एक मुद्दा नहीं है, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हो, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इवन मणिपुर, लद्दाख, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। केजरीवाल के अरेस्ट में भी वो जो मनी ट्रेल की लिंक निकल कर आई है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही रिवील हुई कि वो बीजेपी तक पहुंचती है। जो पहला अक्यूज था उस स्कैम का, उसने बीजेपी को 50 करोड़ दिए और केजरीवाल पर आरोप लगा दिए। यही सब चल रहा है देश में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है जो होने लग रही हैं। लोगों को जो सच पहुंचाना है वो ये कलेक्टिवली बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करती, तो क्या ये 100 लोगों को बताने की जरूरत पड़ती, ये एक्टिविज्म करने की जरूरत पड़ती क्या? तब नहीं पड़ती, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहे हो। But certain institutions काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? What is the data? डेटा क्या है? मीडिया ही नहीं बता रहा। आप देख लो, एक एक चीज को उठाकर देख लो। मणिपुर की बात करी मीडिया ने, लद्दाख में सोनम वांगचुक, उसकी बात करी नहीं करी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करी नहीं करी मीडिया ने। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक डिफीटिज्म भी है, क्या होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तुमने खबर बाहर कर दिया तो क्या होगा, एक ही तो पार्टी है, ऑपोजिशन की तो हालत इतनी खराब है, वोट ही नहीं करते हैं, या वोट करते हैं चलो गुस्से में हम नोटा करेंगे, तो उनसे क्या कहेंगे जो नोटा पर मोहर लगाएंगे? देखो, नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब आप एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हो, जो भी आज देश में हो रहा है उस पर एक न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हो। लेकिन सोचकर देखो, अगर आपके बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है और आप उस पर नोटा का बटन दबाते हो, वहां पे न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या होगा? कि आप चुपचाप खड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, किसी को नहीं बताते, बिल्डिंग को ऐसे ही जलते रहने देते हो। ये होगा नोटा का मतलब। यहां पर भी नोटा का मतलब यही है कि देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है, आपको परवाह ही नहीं है देश की, आप नोटा का बटन दबा रहे हो और कहते हो मैं तो न्यूट्रल हूं। एक तरफ आप एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्रुव राठी, आपको यह भी मालूम है कि आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी हो या जितने भी लोग आपका वीडियो देख ले, एक और पूरा तबका है ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो गर्ल्स, गन्स, गैंग्स, फाइट्स दिखाकर पॉपुलर होते हैं, यहां तक कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है उनके यूट्यूब एक्टिविटीज पर, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी बहुत पुल है और इनको भी पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। एक तरफ आप लोगों को डिक्टेटरशिप के बारे में बता रहे हो, उधर ही वो डिक्टेटोरियल फोर्सेस इनके साथ बैठ के यूट्यूब वीडियोस भी बना रही है। उससे कैसे हराओगे ध्रुव? ये तो लोगों को सोचना होगा कि किस व्यूअर को, किस यूट्यूबर को वो देखते हैं, किस इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना होगा कि आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे हो, किसी भी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो या टीवी पर कुछ देखते हो, अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत किया करो, क्योंकि जो भी आप देखते हो उसका इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ता है। अगर आप ये देख रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स गन्स का शो ऑफ कर रहे हैं या ड्रग्स का शो ऑफ करते हैं, तो क्या चीज़ें आप सीख रहे हो उनसे? डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स जो है, नफरत फैलाना, आपके मन में क्या आता है उनको देखकर? तो मैं तो यही कहूँगा, अब किसी भी चीज़ को देखने से पहले जज किया करो। बहुत सारे जो अभी ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को, और इतना बजट भी है सरकार के पास, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, इंटरव्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। आपका भी एक लिंक जोड़ा जाता है, जैसे मैं आकाश बनर्जी हूं तो फिर मैं तो ममता बनर्जी का भतीजा हूं, किसी को मैं ना भी समझाऊं, अब मैं ही बोल देता हूं हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। उसी तरीके से आपके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े होते हैं, चाहे आप डिनाई करो या नहीं करो। तो ये तार कब से जुड़े, ये बता दो, आज एडमिशन, आज आप भी बता दो, कब जुड़े ये तार?
पहले वाले सवाल पर दो सवाल हैं यहाँ पे। पहला आपका सवाल ये है कि जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स ये कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव है कि लोग मोस्टली लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए देखते हैं। उन्हें अगर दिखता है कि सच के लिए आवाज़ उठानी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी या ईडी आ जाएगी उनके पास, और दूसरी तरफ यहाँ ऑप्शन है कि चुपचाप बैठे रहो, सरकार की तारीफ करो, अवार्ड दे देंगे हम आपको, स्टेज पर आकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा, इतनी तारीफ कर दी जाएगी। तो आसान ऑप्शन है वो चुनना। अंगूर खट्टे है ना, आपको अवार्ड नहीं मिला इसीलिए आप ये कह रहे हो ना? बस सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीरी नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की परवाह है। मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और सबसे ऊपर मैं देश को लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे देश की परवाह है, इसलिए मैं ये मुश्किल द रोड नॉट टेकन है ना, वो ले रहा हूं यहां पर। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो गई नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। मुझे ऑफर जरूर आए हैं इसके, आए हैं। हाँ, एक साउथ में कोई पार्टी थी, उसके चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया था कि पैसे देकर इंटरव्यू कर लो, मैंने रिजेक्ट कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे नहीं लेने। और तीसरा, ना मेरे परिवार में किसी का भी पॉलिटिकल कोई रिलेशन है। जो भी पर्सनल अटैक्स मुझ पर किए जा रहे हैं, ये सब एक डाइवर्जन है, क्योंकि मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्स को काउंटर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं। बट ये जो तरीके होते हैं, झूठ फैलाना, गाली बकना, ये काफी इफेक्टिव भी होता है। तो आप पर इफेक्टिव नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि जब आपको पाकिस्तानी बोला जाता है या आपके वाइफ के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या उसे गाली बकी जाती है? जो लोग इसे फॉरवर्ड करते हैं उन्होंने अपना मन पहले से बना रखा होता है कि यार हमारे लीडर के बारे में कुछ इसने बोल दिया, पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पक्का कोई तो फंडिंग कर रहा होगा इसकी, ये उनके मन में आता है। तो फंडिंग कहीं से तो आती होगी ना फिर? अरे नहीं आती ना, यही तो मैं कह रहा हूं। चैनल तो चलाना है ना, चैनल चलाना से फंडिंग आती है, फिर स्पॉन्सर से फंडिंग आती है। रूल्स के अकॉर्डिंग वीडियोस में जो स्पॉन्सर होते हैं, मुझे बोलना होता है कि स्पॉन्सर है, हैशटैग ऐड भी लिखा आता है, जब मैं उन्हें स्पॉन्सर करता हूं वहां से फंडिंग आती है। सरकार आज इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि 400 पार भी है, तो फिर आपको कहीं मिसमैच लगता है कि जो ऑनलाइन एक नैरेटिव चल रहा है वर्सेस जो आपको रियल लाइफ में दिख रहा है, उसमें आपको मिसमैच दिखता है क्या? सरकार भी बहुत कॉन्फिडेंट है अभी। सरकार का तो फालतू का कॉन्फिडेंस, अगर इतनी कॉन्फिडेंट होती सरकार तो वो इस तरीके से एक्शन नहीं ले रही होती जो आज के दिन ले रही है। ऑपोजिशन, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार होने वाले थे? आम आदमी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार हो रहे थे? तो 400 पार होते तो लद्दाख की मांगे भी फुलफिल कर देते। देश की कुछ तो परवाह करते ना, मतलब अगर जीत रहे होते तो ये दिखावे का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। जिस तरीके से चीजें जा रही हैं आगे, और जो हिस्ट्री हमें दिखाती है कि अगर कोई इंसान इतना अहंकारी बन जाता है कि वो ये सब करने लग जाए, तो वहाँ से कोई टर्निंग बैक पॉइंट नहीं होता, फिर उसे अपने आप को बचाने के लिए चीज़ें करती रहनी पड़ती हैं। नहीं तो किम जोंग उन तीसरी जनरेशन का डिक्टेटर है, उसे तो कुछ लगना चाहिए था कि चलो बहुत हुआ डिक्टेटरशिप, अब डेमोक्रेसी लाते हैं देश में। क्यों नहीं करता वो ऐसा? और आप क्योंकि इतना इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, एक बहुत बड़ी चीज जो बोली जाती है कि देश की छवि बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा सम्मान आने लगा है। भाई मैं तो इतना ट्रैवल नहीं करता हूं, आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो ऐसा हुआ है क्या पिछले 5 सालों में लोग आते हैं आपके ऊपर और बोलते हैं अरे 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 आप तो इंडिया से हैं, आपका पासपोर्ट देख के ही एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर क्या आपको लगा है कोई डिफरेंस? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मीडिया खबरें चलाता है, यहाँ पर कुछ भी झूठी खबरें चला देता है और लोगों को लगता है कि देश का डंका बज रहा है दुनिया में। अभी रशिया यूक्रेन वाली चीज़ देख लो, क्या मतलब क्या बकवास चलाई उन्होंने कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। तो ऐसी चीज़ें जब वो बोलेंगे, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि भाई वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दी है मोदी जी ने, तो मतलब पक्का पावरफुल लीडर होंगे।
ऐसे झूठ जब टीवी पर चलाए जाएंगे, बार बार दोहराए जाएंगे, फिल्में भी बनाई जाएंगी इन चीज़ों के ऊपर, ऑफ कोर्स लोगों को लगेगा कि दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन जब सच्चाई इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है। बाकी कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही हैं इसकी वजह से, आज के दिन सरकार की वजह से, मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन दुनिया में। सारे इंडेक्सेस में तो गई ही गई है, वो तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन जस्ट एज रेपुटेशन वाइज भी हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है। ओके सो और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जब आपका लड़का है, आपका बेटा है ना, अगर वो ड्रग्स करता है, मान लो वो उसको गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीने लग जाता है या अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे डांट के समझाओगे ना कि ये गलत कर रहा है, या फिर आप कहोगे कि नहीं मैं चुप रहता हूँ, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, बस उसकी तारीफ करते रहूँगा। आपको दिख रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप कहते हो कि भाई सब चंगा है, और कोई उसे क्रिटिसाइज करने को बोलता है मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये पागलपंती है ना। यही चीज़ लोग देश के साथ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। जब देश नीचे जा रहा है तो उसे यहाँ सरकार को डांट कर, क्रिटिसाइज करके देश को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश नीचे जा रहा है, जाते रहने दो, हमें तो तारीफ ही सुननी है बस। क्योंकि उनका मानना है कि हमने किसी को वोट दिया है तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। आपने अपने बेटे को जन्म दिया है आप अपने बेटे को डांटते हो कि नहीं डांटते? या ये बोलोगे कि मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है, भाई मेरा बेटा है, वो जो वो करेगा मैं अंधाधुंध उसे सपोर्ट करूंगा। वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने दो। कोई भी अगर ऐसा कहेगा तो कोई दूसरा इंसान उसे पागल कहेगा। तो देश के लिए यही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं होते?